हेलो एवरीवन। इस साल क्लास ट्वेल्थ के जो एग्ज़ाम्स हुए हैं सीबीएसई के, उसमें करीब 18 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया था। और ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स, जब एग्ज़ाम्स चल रहे थे, उसी टाइम पे बहुत सारे बच्चों ने ये अपने पॉइंट्स रेज़ किए थे कि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ़ आ रहे हैं। और कई केसेस में तो बच्चों ने बोला था कि आईआईटी जेईई नीट के लेवल के क्वेश्चन से भी ज़्यादा टफ क्वेश्चंस थे। कुछ आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस थे, जिस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्होंने अपने अपने तरीके से उस बात को रेज़ करने की कोशिश किया था। काफ़ी सारे टीचर्स ने भी रेज़ किया था, बहुत सारे कोचेज़, मेंटर्स, स्टूडेंट्स ने भी अपने अपने वीडियोस उस समय ऑनलाइन जारी किए थे, जिसमें उन्होंने डिस्कस किया था कि उनको क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। क्वेश्चन पेपर के टफ़ होने की वजह से बच्चे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टेंस थे। मैं अपनी बेटी का एग्जांपल ले सकता हूँ। मेरी बेटी के वैसे 96.5% आया है बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स के अंदर। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर उसके मार्क्स खाली 91 आए हैं, जबकि वो एक्सपेक्ट उससे ज़्यादा कर रही थी। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो मैं पहले डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी क्लियर हो जाएगा कि वो 96.5 आने के बाद भी वो क्यों परेशान है अभी इस समय। तो क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन आया था उसको। क्वेश्चन ये था कि एक्सप्लेन एनी टू मेजर्स दैट कैन बी टेकन बाय द सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द इंडिकेटेड मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। अब यहाँ पे फिगर है आपके सामने, और जिसके अंदर एक उन्होंने वेइंग स्केल दिखाया है, और उस वेइंग स्केल में एक तरफ प्राइस लेवल लिखा है और दूसरी तरफ वैल्यू ऑफ मनी लिखा है। नाउ, अगर क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर होता इन वर्ड्स, तो बच्चों को थोड़ा सा क्लैरिटी होता है कि क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। अब क्वेश्चन क्लियर तो है नहीं इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स। क्वेश्चन जो है इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, और इस इमेज के अंदर क्या कंफ्यूजन है वह मैं आपको बताता हूँ। कि सबसे पहले तो वेइंग स्केल को देखें, इस इमेज को देखें। वेइंग स्केल के अंदर नॉर्मली आपका जो ऊपर का जो रॉड होता है वो स्ट्रेट होता है, और डिपेंडिंग ऑन वेट उसका एंगल टिल्ट होता है। वो एक पर्टिकुलर एंगल में ऊपर या नीचे जाता है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इसको टेढ़ा बनाया हुआ है, सीधा नहीं है। सो दैट इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इन दिस इमेज। दूसरा इमेज अगर हम देखें, तो उसके अंदर इन्होंने एरोज दिए हुए हैं, अप और डाउन के। तो प्राइस की तरफ उन्होंने अप के एरोज दिए हैं, और वैल्यू की तरफ, वैल्यू ऑफ मनी की तरफ उन्होंने डाउन एरो दिए हैं। अब इसको देख करके ये लगता है कि प्राइस जो है वो बढ़ रहे हैं और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो कम हो रहा है। जनरली ये केस तब होगा जब आपका प्राइस बढ़ रहा है और वैल्यू ऑफ मनी कम हो रहा है। इसका मतलब ये है कि आपकी चीज़ें महंगी हो रही हैं, और जिस पैसे में आप जो चीज़ पहले लेते थे, अब वो चीज़ आप नहीं ले पा रहे हो। राइट, लेमैन टर्म्स में कि आपकी कीमतें बढ़ रही हैं। और हम सब जानते हैं कि कीमतों के बढ़ने का मतलब यही है कि इन्फ्लेशन देश में बढ़ रहा है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो सेंट्रल बैंक को इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करने चाहिए, उसके बारे में ये क्वेश्चन होना चाहिए। लेकिन अगर हम इसको दूसरे एंगल से देखें, क्योंकि ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, इमेज के अंदर एरोज जो हैं वो ऊपर जा रहे हैं, और वो प्राइस लेवल के लिए, और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो नीचे जा रहा है। लेकिन अगर हम वेइंग स्केल की तरफ ध्यान दें, तो हमको ये पता चलता है कि प्राइस जो है वो हल्का हो रहा है। हल्का होने का मतलब होता है कि वो कम हो रहा है, और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो भारी हो रहा है, क्योंकि वो नीचे है। राइट, अगर वो भारी हो रहा है तो यानी कि वो बढ़ रहा है। आप समझ रहे हैं डिफरेंस? एरो को देखते हैं तो लगता है कि प्राइस बढ़ रहा है, वैल्यू कम हो रहा है। लेकिन आप वेट को देखें तो ऐसा लगता है कि वेट प्राइस का कम हो रहा है और वैल्यू ऑफ मनी का बढ़ रहा है। अगर ऐसा सिचुएशन है कि प्राइस जो है वो कम हो रहा है, और आपको कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें मिल रही हैं, तो वो इन्फ्लेशन नहीं रह गया, फिर वो डिफ्लेशन हो गया है। किसी भी कंट्री में ना तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ना ही डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो डिफ्लेशन के केस में भी आरबीआई सर्टेन मेजर्स ले सकता है।
तो क्वेश्चन को हम कैसे इंटरप्रेट करें कि इस समय क्या हो रहा है, कि ये इन्फ्लेशन हो रही है या डिफ्लेशन हो रही है। और तीसरे एंगल में अगर आप देखें, क्योंकि ये इसका रॉड जो है वो टेढ़ा है, अगर वो सीधा होता, अगर आप देखें ये वैल्यू ऑफ मनी वाला साइड टेढ़ा है और नीचे है, अगर उसको आप सीधा कर दें तो वो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे आ जाता है, आपका प्राइस लेवल पे और वैल्यू ऑफ मनी लेवल पे। अगर वो सीधा है तब तो वो इक्विलिब्रियम में है ना, फिर तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सेंट्रल बैंक को कोई मेजर लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्राइस और वैल्यू ऑफ मनी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। तो आंसर कौन सा ठीक होना चाहिए? अगर बच्चे ने इन्फ्लेशन के लिए दिए हैं मेजर्स कि सीबीआई को क्या लेना, आरबीआई को क्या लेना चाहिए, या डिफ्लेशन के लिए उसने पॉइंट्स बताए हैं कि आरबीआई को क्या करना चाहिए, या इक्विलिब्रियम के लिए बोल रहा है कि आरबीआई को क्या करना चाहिए, तो कौन से आंसर को आप सही मानते हैं? अब प्रॉब्लम ये है कि हमने बहुत सारे इकोनॉमिक्स के ही टीचर से बात किया, और उनके अंदर ही डिफरेंसेस नज़र आते हैं कि इकोनॉमिक्स के जो एक्चुअल टीचर्स हैं, जो 12th क्लास को पढ़ा रहे हैं या जो कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, वो भी इस बात को मानते हैं कि ये इमेज जो है वो मिसलीडिंग है। इसके अंदर आप अगर इन्फ्लेशन लिखें तो भी शायद वो ठीक हो, और डिफ्लेशन लिखें तो भी वो शायद ठीक हो, एज लॉन्ग एज आप क्लियरली क्वालिफाई करें कि इस इमेज में क्या हो रहा है। लेकिन मोस्टली इस क्वेश्चन के अंदर मेरी बेटी जिसने इन्फ्लेशन लिखा है, शायद उसको उसके मार्क्स नहीं मिले हैं, तभी उसके 91 आए हैं, नहीं तो इसके 95 इस क्वेश्चन को मिला करके आ जाने चाहिए थे, क्योंकि उसने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि वो इन्फ्लेशन का केस है, और इन्फ्लेशन के केस में सेंट्रल बैंक या आरबीआई को क्या करना चाहिए। तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं, और अगर आंसर शीट में ये बोला जाए कि नहीं ये डिफ्लेशन का केस है, और उसको क्रॉस कर दिया जाए, उसके मार्क्स ना दिए जाएं, तो वो शायद मेरे बच्चे के लिए अनफेयर है। बट देर इज़ नो वे टू फाइंड आउट कि हुआ क्या इस क्वेश्चन के अंदर, और उसको कैसे असेस किया गया, उसको इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से असेस किया या डिफ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से असेस किया। नाउ दिस इज़ ओनली वन क्वेश्चन, तो इस टाइप के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये मैंने आपको दिया है मेरी बेटी का जो क्वेश्चन का कोड था, क्वेश्चन पेपर का, वो सेट 3 था, 5813 उसका कोड था, और ये इसका हिंदी वाला ऑप्शन आप देख सकते हैं, और ये इसका इंग्लिश का था। और उस टाइम पे भी ये पेपर हुआ था 18 मार्च को, और मैंने ये वाला एक पेज बना करके सर्कुलेट करने की कोशिश की थी। बट हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों का, क्योंकि इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट नहीं होता है, तो बहुत सारे बच्चों को इस बारे में पता नहीं चला होगा। तो मैं ये ऑप्शन अभी इस समय दोबारा से डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ, क्योंकि अब ये वीडियो जो बन रहा है ये रिजल्ट्स के आंसर शीट्स को देखने के लिए, वेरिफिकेशन को देखने के लिए और इवैल्यूएशन को देखने के लिए बनाया जा रहा है। तो इस वीडियो को शायद ज़्यादा बच्चे देखेंगे या ज़्यादा पेरेंट्स देखेंगे, और वो शायद इस कॉन्टेक्स्ट को भी समझ पाएंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर उनको क्या मार्क्स बच्चों से एक्सपेक्ट करने चाहिए। आई नो बहुत सारे बच्चे ये बोलेंगे कि आपके बेटी का ऑलरेडी 96.5% अगर है एग्रीगेट, तो वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के तो उतने भी नहीं आए हैं। किसी के 90s में हैं, 80s में हैं, 70s में हैं, 60s में हैं, और कुछ लोग तो फेल भी हुए हैं। तो और इस बार पिछले साल के मुकाबले बहुत ज़्यादा बच्चे फेल हुए हैं। तो डेफिनेटली ये लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो असर हुआ है इस बार, या तो क्वेश्चन पेपर के सेटिंग के अंदर, या आंसर शीट की इवैल्यूएशन के अंदर। अब उसका इंट्रोस्पेक्शन तो सीबीएसई खुद ही कर सकता है कि कहाँ पे क्या गड़बड़ है। एज अ पेरेंट, एज अ कंसर्न पेरेंट, हम बस अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, और उसके बाद एक्शन जो भी लेना होगा वो तो सीबीएसई को ही लेना होगा कि वो इस केस में क्या करें। मेरे हिसाब से अगर ये क्वेश्चन मेरे नोटिस में आता है जहाँ पे क्वेश्चन इटसेल्फ इज़ नॉट क्लियर, तो मेरे हिसाब से तो तीनों ही आंसर्स के अंदर बच्चों को मार्क्स मिल जाने चाहिए। अगर वो बोलता है इन्फ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करेगा, या डिफ्लेशन के केस में आरबीआई क्या करेगा, या इक्विलिब्रियम के केस में आरबीआई क्या करेगा, तो मेरे ख्याल से उसको आंसर के मार्क्स मिलने चाहिए, एज लॉन्ग एज जो भी आंसर्स लिखे गए हैं वो 4 मार्क के एडिक्वेट हैं, मतलब डिटेल्स जो हैं वो सफिशिएंट हैं उसके अंदर। ओके, मूविंग ऑन। आफ्टर गिविंग द एग्जामिनेशन, बच्चों का ये था कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। हर साल 12 और 13 मई को ही पिछले 2-3 साल का अगर हम ट्रेंड देखें, तो रिजल्ट आता था 12 मई को या 13 मई को।
और इस बार पहले उन्होंने रफली टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल इटसेल्फ ये पता चला था, क्योंकि ये इस बार ओएसएम है, ऑन स्क्रीन मार्किंग है, तो इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम लगेगा। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 12-13 मई से बहुत पहले ही, या तो फर्स्ट वीक ऑफ मई में ही या लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही रिजल्ट आ जाएगा। ये ऐसा अंदेशा किया जा रहा था, बट ऐसा हुआ नहीं। बाद में सीबीएसई की तरफ से ये नोटिफिकेशन दिया गया। ये नोटिफिकेशन वर्बल था। मिस्टर सयम भारद्वाज जो सीबीएसई के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने ये बोला था कि ये थर्ड वीक ऑफ मई में रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। सब बच्चे उसका वेट कर रहे थे ईगरली, बट अगेन 13 मई ही को उन्होंने ये रिजल्ट डिक्लेयर कर दिए। और उसके बाद जो है बच्चों ने काफ़ी उसको स्टडी किया कि मार्क्स कैसे आए हैं, ठीक आए हैं, गलत आए हैं। और अगेन जैसा एक्सपेक्टेड था, बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्होंने कोशिश किया ये अपने वॉइसेस को, ओपिनियंस को शेयर करने का। बहुत सारे टीचर्स, मेंटर्स, कोचेस, सब ने ये चीज़ बोला कि इस बार डेफिनेटली आंसर के जो भी इवैल्यूएशन हुई हैं उसकी अगर हम देखें, बच्चों की एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं हो रहा है वो। बच्चे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे और मार्क्स बहुत कम हैं। कुछ केसेस में ये क्लियरली नज़र आ रहा था कि किसी बच्चे के सारे सब्जेक्ट्स में 90s में हैं और एक सब्जेक्ट में 66 मार्क्स हैं। तो ऐसा देखने में लगता है कि अगर बच्चा वो हर सब्जेक्ट में अगर 90s में लेके आ रहा है, तो एक सब्जेक्ट में इतना वीक शायद वो नहीं होगा, होना नहीं चाहिए जनरली। हो भी सकता है, बट कोई भी देखेगा उसका फर्स्ट ओपिनियन तो यही होगा कि शायद वो मार्क्स उसके गलत हैं। मेरी बेटी के भले ही 96.5 हैं बेस्ट ऑफ 4 सब्जेक्ट्स में, लेकिन जो बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं जिसमें 90s में तो हैं, बट वो क्लोज टू 100 नहीं पहुंच पाए हैं। तो मेरी बेटी के भी कंसर्न्स हैं उसके अंदर, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन जो थी वो बेटर रिजल्ट्स की थी, और अभी जो रिजल्ट्स हैं वो उतने नहीं हैं जितने वो एक्सपेक्ट कर रही थी। तो आंसर शीट मतलब ये रिजल्ट्स के बाद डिक्लेयर ये किया गया कि आंसर्स, क्योंकि बच्चों बच्चों का मतलब कंसर्न है कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट किए गए हैं, कैसे बच्चों को इवैल्यूएट किया गया है। तो उसके लिए सीबीएसई ने अपनी तरफ से बहुत सारे मीडिया में अपने मतलब इंटरव्यूज़ वगैरह दिए थे, जिसमें ये बोला कि नहीं, ओएसएम जो है बहुत अच्छा है। और ये इन्होंने फॉर्मली एक यहाँ पे एक सर्कुलर जारी किया है जो आप देख सकते हैं, नो अबाउट ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम। ये 18th में यानी कि कल इन्होंने इसको जारी किया है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसके बारे में सीबीएसई की तरफ से पूरा डिटेल दिया गया है कि ऑन स्क्रीन मार्किंग क्या है, ये कब इन्होंने सबसे पहले ट्राई किया था, इस बार जब इन्होंने ट्राई किया तो इससे पहले इन्होंने कितना पायलट किया, कैसे किया, टीचर्स को ट्रेनिंग कैसे दिया गया। तो बेसिकली इसके अंदर उन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से अपना ऑन स्क्रीन मार्किंग को जस्टिफाई किया है। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे या पेरेंट्स हैं वो इसको पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि सीबीएसई का ओपिनियन अबाउट ओएसएम क्या है। दूसरा इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन जो जारी उन्होंने किया था वो ये था कि नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज़ टू स्टूडेंट्स क्लास 12 2025-26। ये इन्होंने 15 मई को किया था, क्योंकि 13 मई को रिजल्ट डिक्लेयर किए गए थे और उसके बाद लोगों ने अपने कंसर्न्स रेज करने शुरू किए। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि अगर हम चाहें, मतलब अगर बच्चे चाहें, तो ऑनलाइन फैसिलिटी को यूज़ करते हुए अपनी आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी का रिक्वेस्ट कर सकते हैं। और वो फ़ोटोकॉपी देखने के बाद अगर उनको ये लगता है कि उनकी कॉपीज़ में कुछ गलतियां हैं इन टर्म्स ऑफ कोई मिसिंग पेपर्स हैं, मान लो उन्होंने सप्लीमेंट्री शीट्स वगैरह डाली थी वो ठीक नहीं हैं, वो मिसिंग है, या उन्होंने कोई ग्राफ या कोई कुछ पेजेस डाले थे जो मिसिंग हैं, या फिर उनकी स्कैनिंग बहुत अच्छे से नहीं हुई है जिसकी वजह से आंसर्स क्लियर नज़र नहीं आ रहे हैं, या इस टाइप की जो भी वेरिफिकेशन है वो कर सकते हैं। तो पहला स्टेप था कि अगर आप चाहें तो अपने आंसर शीट की फ़ोटोकॉपी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा, आप रीवेरिफिकेशन का रिक्वेस्ट डाल सकते हैं।
और तीसरा पॉइंट उन्होंने ये बोला था कि आप जो हैं चाहें तो किसी क्वेश्चन को री इवैल्यूएट भी करवा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि आपके आंसर ठीक है और उसके अंदर आपको मार्क्स मिलने चाहिए थे, या आपको आपको लगता है कि उसके अंदर मार्क्स पूरे मिलने चाहिए थे और आपको कम मिले हैं या वट एवर, तो आप उसको फॉर री इवैल्यूएशन भी रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। नोटिफिकेशन जो था ये 15 मई को जो डाला था, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से उन्होंने बताई थी कि आप ये स्टेप्स फॉलो करेंगे और ऑनलाइन तरीके से ही आप इसको रिक्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन फीस जो है उन्होंने जो डाली थी 15 मई को, वो उन्होंने बोला था कि आपको 700 रुपये देने होंगे फॉर ऑब्टेनिंग द स्कैन कॉपी ऑफ योर इवैल्यूएटेड आंसर बुक्स। तो अगर आपको आपकी आंसर शीट्स की फ़ोटो कॉपी चाहिए तो उसके लिए आपको 700 रुपये देने होंगे, ऑनलाइन फ़ीस होती है, उसको पे करनी होगी। और उसको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वेरिफिकेशन की ज़रूरत है, कोई इश्यूज आपने ऑब्जर्व किए हैं आपके आंसर बुक के साथ, तो आप रिक्वेस्ट डाल सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन। उसके लिए आपको 500 रुपये देने होंगे ऑनलाइन फ़ीस। और आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन के अंदर मार्किंग गलत हुई है तो उसको आप क्वेश्चन को भी रीइवैल्यूएट करवा सकते हैं, और उसके लिए बोला गया था कि 100 रुपीज़ पर क्वेश्चन दिया जाएगा। ये सुनने के बाद पेरेंट्स और बच्चे दोनों काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेशन में थे। उन्होंने ये बोला कि ऐसा लग रहा है कि एक तो मार्क्स गलत हैं, पहली बार ओएसएम हुआ है और बच्चे बिल्कुल भी सेटल्ड नहीं हैं सिस्टम के साथ, और ऊपर से सीबीएसई शायद इसको एक मनी मेकिंग गेम की तरह से देख रहा है कि हर पेपर के लिए इतने ज़्यादा चार्जेस कर रहा है। तो उसको देखते हुए मेरे ख्याल से सीबीएसई ने दोबारा से कॉग्निजेंस लेते हुए ये दोबारा से नोटिफिकेशन जारी किया, जहां उन्होंने बोला कि हम फ़ीस को रिवाइज़ कर रहे हैं और फीस अब 700 की जगह 100 रुपये होगा अगर आपको फ़ोटोकॉपी देखना है तो। और सिमिलरली अगर आपको वेरिफिकेशन करवानी है तो 500 रुपये की जगह 100 रुपये देना होगा। और आपको अगर री एवेल्युएशन किसी क्वेश्चन का करना है तो आपको 100 रुपये की जगह 25 रुपये देना होगा पर क्वेश्चन। तो ये इन्होंने प्राइस जो है, कॉस्ट जो है वो तो थोड़ा कम कर दिया है। एक्सपेक्टेशन ये था कि बच्चे अब इसको बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे और ज़्यादा बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होंगे डाउनलोड करने के लिए। इसमें क्लियरली ये बोला गया था कि टाइमलाइन है, हर चीज़ के लिए एक विंडो दिया गया था। टाइमलाइन ये था कि 19 मई से 22 मई के बीच में आप आंसर शीट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और उसमें टाइम दिया हुआ था कि अप टू मिडनाइट 11:59:59। इसका मतलब ये था कि 22 मई के रात के 12 बजे से पहले आपको ये रिक्वेस्ट डाल देनी है अपनी आंसर शीट्स देखने के लिए। तो इसको अगर हम देखते हैं तो इसको ये समझ में आता है कि 19 मई के फर्स्ट मिनट से ये शुरू हो जाना चाहिए। तो 19 मई पूरा दिन से लेके 22 मई पूरी, जब तक रात हो नहीं गई है तब तक आपका ये विंडो खुला होगा। तो हम कोशिश कर रहे थे ये देखने का कि 19 मई को 00:00:01 जो है उस टाइम से हम इसको देखने की कोशिश कर रहे थे। 18th रात के 12 बजे के बाद से हम इसको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऐसा कोई लिंक नज़र नहीं आ रहा था जिसके ऊपर हम क्लिक करके अपने आंसर शीट्स को देख सकें। काफ़ी देर देखने के बाद फिर हम सो गए, क्योंकि इतना लेट हमको पता नहीं था कि हम कितनी देर वेट करें। सुबह उठ करके हमने दोबारा से कोशिश किया, तो सुबह 9 साढ़े 9 बजे के आसपास हमारे को ये एक नया लिंक नज़र आया, क्लिक हेयर अप्लाई। थोड़ी सी अंग्रेज़ी में गलती है, क्लिक हेयर टू अप्लाई की जगह क्लिक हेयर अप्लाई लिखा है। बट एनीवेज हमको समझ में आ गया कि शायद यही लिंक है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर आंसर शीट्स एंड रीवेरिफिकेशन एंड रीएवैल्यूएशन। जब हमने उस लिंक पे क्लिक किया तो अनफॉर्चुनेटली वो लिंक चल नहीं रहा था। वो करीब हमारे को काफ़ी देर तक हम रिफ़्रेश करते रहे। हमको लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि साइट के ऊपर लोड ज़्यादा हो सर्वर पे, जिसकी वजह से या तो सर्वर डाउन हो या वो नॉन रिस्पॉन्सिव हो गया हो। तो इसीलिए हम उसको लगातार ट्राई कर रहे थे, रिफ़्रेश कर रहे थे, रीलोड कर रहे थे। थोड़ी देर ट्राई करने के बाद अल्टीमेटली ये पेज हमारे सामने खुला। साइट आप देख सकते हैं यहाँ पे CBSE ADIT.nic.in/
CPVR, शायद ये लिंक है। इसको अगर आप खोलें तो आपको वो नज़र आ जाना चाहिए, या आप मेन CBSE वेबसाइट से भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है कि फोटोकॉपी वेरिफिकेशन री इवैल्यूएशन पोर्टल टू 2026। तो हमको लगा कि अब आ गया है टाइम जिसमें हम अपना रजिस्टर करके देख सकते हैं डिटेल। और इसमें ऑप्शन दिए हुए थे कि एक्टिविटीज़ क्या हैं, कि आप रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि पूरा प्रोसीजर क्या है, हाउ टू अप्लाई। तो हम हाउ टू अप्लाई पे गए देखने के लिए। तो उसमें यहाँ पे उन्होंने बोला था कि आप रजिस्ट्रेशन कीजिए सबसे पहले, रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दे करके। आप उसको रजिस्टर जब कर लेंगे तो उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं अपना रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी दे करके। लॉगिन करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा फोटोकॉपी मॉड्यूल। यहाँ पे आप अपने फोटोकॉपी ऑफ योर आंसर बुक्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास सारे सब्जेक्ट्स आपके जो हैं वो आपके नज़र आ जाएंगे, और आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट्स का आप फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद आपके पास पेमेंट लिंक आ जाएगा, और उस पेमेंट लिंक के अंदर आप पेमेंट कर सकते हैं। जो भी टोटल अमाउंट आपका बना उसको आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे ही पेमेंट प्रोसेस हो जाता है तो आप अपना ट्रैक कर सकते हैं कि आपका अप्रूव हो गया कि नहीं, रजिस्ट्रेशन हो गया है कि नहीं। और उसके बाद अगर आपका हो गया है तो आपको डाउनलोड आंसर बुक का ऑप्शन मिल जाएगा, जिससे आप अपने आंसर बुक्स जो भी आपने सेलेक्ट की थी उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देख करके हमको लगा कि ये प्रोसेस तो बहुत अच्छा है। लेट अस गो ऑन एंड नाउ डू द रजिस्ट्रेशन वर्क। रजिस्ट्रेशन करने पे हमारे से पूछा गया कौन सा क्लास है, रोल नंबर क्या है, और एडमिट कार्ड आईडी क्या है। हमने उसको डाला, और एक कैप्चा भी हमारे सामने खुला, जो हमने कैप्चा भी डाला। बट ऑड चीज़ हमने ये नोटिस किया कि इसके आगे सर्च का बटन बना हुआ है। एक कैप्चा के सामने सर्च का कोई मतलब बनता नहीं है। तो हमको लगा कि ये नया साइट है और शायद टेस्टिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं हुई होगी, जिसकी वजह से ये रह गया होगा। बट हम कैप्चा डालेंगे तो शायद हमारा काम चल जाएगा। हमने सारा कुछ इन्फॉर्मेशन फिल किया, और उसके बाद हमने जब सर्च पे क्लिक किया टू सबमिट आवर कैप्चा, हमारे को एरर मैसेज मिला कि रजिस्ट्रेशन विंडो इज़ क्लोज्ड फॉर क्लास 12। तो हमको समझ में नहीं आया कि रजिस्ट्रेशन विंडो तो 19th को खुलना चाहिए था, और 19th आज है और ये वेबसाइट खुल चुकी है, तो रजिस्ट्रेशन विंडो क्यों क्लोज्ड है। खैर हमको लगा कि शायद रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि लॉगिन करने के लिए भी उन्होंने बोला था कि आप अपने रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी से लॉगिन कर सकते हैं। तो हम वो ट्राई कर लेते हैं। तो हम अगले स्क्रीन पे गए जहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन था। वहाँ पे हमने रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी डाला। वहाँ पे ऑप्शन हमको यूज़र आईडी और पासवर्ड का भी दिख रहा था, बट हमको लगा क्योंकि यूज़र आईडी और पासवर्ड तो है नहीं, हम रजिस्टर नहीं कर पाए हैं, तो हम सीधा रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी डाल करके अपना लॉगिन करते हैं। कैप्चा वहाँ पे भी पूछा गया था। कैप्चा डालने के बाद जब हमने लॉगिन किया तो हमको एरर मैसेज मिला, इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। तो इसका मतलब ये है कि बिना रजिस्ट्रेशन के, जिसमें आपको यूज़र नेम पासवर्ड मिलता है, बिना उसके आप आगे बढ़ नहीं सकते हैं। तो आप साइन इन नहीं कर सकते हैं, आप लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस स्क्रीन पे रोल नंबर और एडमिट कार्ड आईडी नहीं पूछना चाहिए, सीधा यूज़र आईडी और पासवर्ड पूछना चाहिए, ताकि बच्चों को पता रहे कि वो यहाँ पे तभी लॉगिन कर सकते हैं जब उनका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया हो। बट एनीवेज ये छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं अभी इस समय। हो सकता है कि CBSE इसका कॉग्निजेंस लेकर के इन साइट को ठीक कर ले और अल्टीमेटली ये ठीक हो जाए। बट क्योंकि अभी ये चल नहीं रहा है, और CBSE का विंडो जो है लिमिटेड है 19 से 22। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या इसको ठीक करने में टाइम लगेगा, और अगर टाइम लगेगा तो क्या आपका विंडो एक्सटेंड होगा या नहीं होगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में हैं। आई एम श्योर ये बाकी पेरेंट्स के दिमाग में भी होंगे और बाकी स्टूडेंट्स के दिमाग में भी होंगे कि अभी हम क्या करें इस केस के अंदर। पहला डिफ़ॉल्ट जो था वो हमारे दिमाग में आया कि जो कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट का ऑप्शन था। यहाँ पे लिखा हुआ था कि आपका जो भी रिस्पेक्टिव CBSE रीजनल ऑफिस है आप उसको कनेक्ट कर सकते हो, और उन सब के फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेसेस दिए हुए थे। तो हमने देखा इसके अंदर जो मुझे नज़र आया वो मैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी देख सकें अगर आपने नहीं देखा है तो। और इसके अंदर अजमेर, अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, दिल्ली ईस्ट, दिल्ली वेस्ट, दुबई UAE का सेंटर है, गुवाहाटी, गुरुग्राम,
हैदराबाद, लखनऊ, लुधियाना, नोएडा, पंचकुला, पटना, प्रयागराज, पुणे, रायपुर, रांची, शिमला, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा। सो आई थिंक ये 22 या 21 थे, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, मेरे ख्याल से 22 थे जो इनके रीजनल सेंटर हैं। क्योंकि इससे पहले जो रिपोर्ट्स आए थे उसके अंदर भी शायद इन्हीं सेंटर के वाइज उन्होंने अपने डिटेल्स और स्टैटिस्टिक्स शेयर किए थे। तो मेरे ख्याल से ये 22 होंगे। इन सब के फ़ोन नंबर्स दिए हुए थे। तो हमने अपने जो रीजनल सेंटर है उसको कॉल करने की कोशिश किया, ताकि हमको पता चले कि हम हो क्या रहा है और क्या होगा। वहाँ कॉल करने पे हमको ये मैसेज सुनने को मिला। The number you have dialed is currently out of order. Please try after some time. जिस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. Please try later. तो आपने देखा कि ये नंबर एक बार बोलता है आउट ऑफ ऑर्डर है और दूसरी बार बोलता है कि वो स्विच्ड ऑफ है। तो मुझे नहीं पता कि ये नंबर्स चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हमारे सेंटर का तो नहीं चल रहा था, तो बाकी आप लोग अपने सेंटर्स का ट्राई कर सकते हैं। एक बार और मैं थोड़ा पीछे जाकर के दिखा देता हूँ, जस्ट इन केस अगर आपको ये साइट खोलने में दिक्कत आ रही है और नंबर नहीं मिल पा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप मेरे इस वीडियो से देख सकते हैं कि कौन कौन से नंबर्स हैं। लेकिन क्योंकि हमारा नंबर नहीं चला है, तो हमको ये भी नहीं पता है कि बाकियों का नंबर चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो CBSE नीड्स टू डू समथिंग अबाउट इट। या तो वो इस नंबर को अपडेट करें या इंश्योर करें कि ये नंबर्स चल रहे हों, बिकॉज ये टाइम है जब सारे के सारे लोग कांटेक्ट करना चाहेंगे, क्योंकि वेबसाइट इटसेल्फ जो है वो काम नहीं कर रही है। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये था, जहाँ पे उन्होंने ये बोला था कि आप जब भी अपनी आंसर शीट देखें उस समय आप कोशिश करें कि आपके पास आपके क्वेश्चन पेपर्स हों और आपके सामने मार्किंग स्कीम हो जो CBSE ने जारी किया है। साइट पे तो उन्होंने ये लिखा था कि ये ऑलरेडी अवेलेबल है CBSE वेबसाइट पे। काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे तो कम से कम वो लिंक नज़र नहीं आया है। अगर कोई भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं और उनको पता है ये कौन से लिंक्स हैं और कहाँ हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट डाल करके हमारे को भी इन्फॉर्म कीजिए। और बाकी जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको भी काफ़ी हेल्प मिलेगा अगर उनको ये पता चल जाए। वो ये बोल रहे थे कि आप इनको जब देखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका इवैल्यूएशन जो है वो ठीक है कि नहीं है, राइट। ऐसा हो सकता है कि बच्चे का आंसर शीट जो है वो किसी दूसरे क्वेश्चन पेपर के साथ अटैच्ड हो गया हो, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो आगे पीछे तो हो जाते हैं कई बार। एक सेट से दूसरे सेट में कई बार क्वेश्चन सेम होते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस डिफरेंट होते हैं या ऑर्डर डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग सेट तैयार किए जाते हैं। तो इसीलिए हमको ये नहीं पता, जब तक हम डाउनलोड करें, मतलब एक बच्चा जो है वो अपना लॉगिन करके कंफर्म कर रहा है कि मेरी ये आंसर शीट है, उसको वहीं पे पता चलना चाहिए कि मेरे कौन से क्वेश्चन पेपर के अगेंस्ट ये मेरी आंसर शीट है, और वहीं पता चलना चाहिए कि मेरे लिए क्या मार्किंग स्कीम अवेलेबल है। बट ऐसा वहाँ पे वेबसाइट पे तो नहीं दिखा जहाँ पे हम अभी आपको दिखा रहे थे। तो हमने कोशिश किया देखने का मेन वेबसाइट पे कि ये क्वेश्चन पेपर्स या मार्किंग स्कीम कहीं अवेलेबल है या नहीं है। तो हमको नज़र आया कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एक ऑप्शन है और एक मार्किंग स्कीम का एक ऑप्शन है। तो हमने सोचा कि इनको हम चेक कर लेते हैं कि शायद यहाँ कुछ अवेलेबल हो। जब हम मार्किंग स्कीम पे गए तो हमको नज़र आया कि मार्किंग स्कीम तो है फॉर मेन और फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन, बट वो 22, 23, 24 और 25 ईयर मतलब पिछले सालों का ही है। 26 का कोई मार्किंग स्कीम यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, और कोई इन्फॉर्मेशन मेरे को तो वेबसाइट पे नज़र नहीं आया कि 26 का अगर अवेलेबल है तो कहाँ अवेलेबल है। सिमिलरली हमने कोशिश किया मॉडल आंसर्स भी चेक करने का कि भैया अगर कोई क्वेश्चन पेपर्स हैं तो उसके अगेंस्ट कौन से आंसर्स ठीक माने जाते हैं। वो भी मेरे ख्याल से 29 से लेके 25 तक के लिए तो हैं, लेकिन 26 का कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। क्वेश्चन पेपर जो हमने देखा वो भी यहाँ पे 22 से लेकर के 25 तक के तो हैं, लेकिन 26 की अवेलेबल नहीं है। अब क्वेश्चन यही है कि ये पेपर्स कहाँ हैं और ये कैसे देखेंगे, और बच्चे कैसे अब इस प्रोसेस को कंप्लीट करें। तो आई थिंक ये इशू
खाली मेरे लिए नहीं है, आई एम श्योर ये इश्यूज बाकी बच्चों का और बाकी पेरेंट्स का भी होगा, जो भी इस साल क्लास 12 सीबीएसई में जिन बच्चों ने दिया है, उन सब के भी यही कंसर्न्स होंगे। हो सकता है कुछ अलग कंसर्न्स भी हों, तो आप प्लीज़ मेरे इस पोस्ट के एक रिमार्क्स जो कमेंट सेक्शन है उसके अंदर आप अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, और ताकि बाकी जो पेरेंट्स हैं या बाकी जो बच्चे हैं उनको भी हेल्प मिले। मेरा आइडिया खाली अपना केस आपके सामने प्रेजेंट करने का था, अपनी बेटी का, और ये था कि सीबीएसई को पता चले कि मतलब कंसर्न्स हैं पेरेंट्स के। हो सकता है कि सारे पेरेंट्स अपने ओपिनियंस या कंसर्न्स को वॉइस ना कर पा रहे हों, बिकॉज आप देख ही रहे हैं कि ना तो वेबसाइट चल रही है ना फ़ोन नंबर चल रहे हैं, तो वो करें भी तो कैसे करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक अवेलेबल है लोगों के पास, लेकिन उसके अंदर उसकी रीच बहुत कम होती है। तो कोशिश करें कि आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि सब लोग जो हैं मिल करके इस पे कमेंट डालें, ताकि किसी तरीके से सीबीएसई तक ये बात पहुँचे कि ये कंसर्न्स हैं, और वो इसको रिजॉल्व करने में हेल्प करें, ताकि बच्चों को और पेरेंट्स को थोड़ी सी यहाँ पे आसानी हो पाए अपने आंसर के एवेल्यूएशन को चेक करने के लिए। यही मेरा मकसद था। सो थैंक यू सो मच। इससे ज़्यादा मैं कोई आपका टाइम लेना नहीं चाहता हूँ। आई थिंक मैंने ऑलरेडी सारा डिस्कस कर लिया है। ये वीडियो मैंने जानबूझ के हिंदी में बनाया है, ताकि जो मेजॉरिटी लोग होंगे वो हिंदी और इंग्लिश को समझ सकते हैं। आई नो दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स विल बी देयर फ्रॉम साउथ इंडिया और अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, मे बी ईस्टर्न, who will perhaps not understand Hindi, but I've tried to share the slides with the details which you can go through, and perhaps you will also understand the concerns that I have tried to speak in English. I'm sure you will have the same concerns, and even if you do not understand Hindi, you will still get the context and understand what I'm trying to tell here. So the issue is that neither the website is working nor the phone numbers are working, which was available, which was supposed to be available between the window of 19 to 22nd of May, which is a short window by itself, in which the students have to request, but none of it is available. So right now the students are concerned and they need to get a resolution of it, as soon as possible. So the idea is to share this, maximum with the other parents who can understand what the issue is, and also join hands in raising this concern to CBSE and the right people in the CBSE, so that adequate actions can be taken and a resolution can be received. So thank you so much. That was the intent of this video, and hopefully my experiences and my observations will be helpful for other parents and other students of class 12 who have given the CBSE class 12th examination this year in 2026. So thank you so much for everyone for giving your time. Hopefully I was able to pass on the message and try to actually help you in seeing the whole overall context of it. So thank you so much, and bye for now.